जिस मूवी का नाम 3 बार चेंज हुआ कि मूवी क्या इंटेंशनली लीव आउट करती है। सरकार उस हिस्ट्री को इरेज करना चाहती है। रिलीज होने के ठीक 48 आवर्स के अंदर इसे इंडिया के इंटरनेट से पूरी तरीके से हटा दिया गया। एक मूवी जो अचानक से एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, बिना किसी पोस्टर्स के, बिना किसी प्रमोशंस के और बिना किसी एडवर्टीजमेंट्स के। जिस मूवी का नाम 3 बार चेंज हुआ। सबसे पहला नाम था घल्लूघरा, जिसका मतलब है ग्रेट मैसेकर। इसका दूसरा नाम था पंजाब 95 और फिर ये फाइनली रिलीज होती है सतलुज नाम से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पर। ये मूवी कई साल से रिलीज होने की कोशिश कर रही थी, बट इसे रिलीज करने में ये लोग बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे थे और फाइनली एक दिन चुपचाप ये OTT पे रिलीज कर दी गई। लेकिन रिलीज होने के ठीक 48 आवर्स के अंदर इसे इंडिया के इंटरनेट से पूरी तरीके से हटा दिया गया। ऐसा क्या था इस मूवी में? क्या ये मूवी कुछ ऐसा दिखा रही थी जिसे देश को नहीं देखना चाहिए था? इसका जवाब समझने से पहले आपको पंजाब के हिस्ट्री के उस चैप्टर को समझना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। पंजाब वो स्टेट है जिसने 1947 के पार्टीशन में सबसे ज्यादा तकलीफ सही थी, क्योंकि पंजाब का मेजॉरिटी पार्ट पाकिस्तान में चला गया था और सारे पंजाबी और सिख कम्युनिटी के लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर आया 1950s का दौर, जब इंटरनल बॉर्डर्स ड्रॉ किए जा रहे थे, स्टेट्स डिवाइड किए जा रहे थे, वो भी लैंग्वेजेस के बेसिस पर। सिंपल सा रूल था, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों को गुजरात। लेकिन जब बात पंजाबी लैंग्वेज की आई, सरकार पीछे हट गई, क्योंकि दिल्ली को डर था पंजाबी स्पीकिंग स्टेट का मतलब होगा एक सिख मेजॉरिटी स्टेट, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास में। इस डिनायल ने आग लगाई 1950 में पंजाबी सूबा मूवमेंट को। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिख कम्युनिटी की डिमांड एक अलग देश या खालिस्तान की नहीं थी। ये सिर्फ बाकी इंडिया की तरह अपनी भाषा के आधार पर एक स्टेट की थी, उनको भी एक बराबरी का हक मिले। लेकिन सालों तक प्रोटेस्ट हुए, हजारों लोग जेल गए। आखिरकार 10 साल बाद 1966 में सरकार को हार मानना पड़ा। फिर एक नया पंजाब बना, लेकिन ये जीत आधी थी, क्योंकि नए स्टेट की कैपिटल चंडीगढ़ और नदियों के पानी का मसला अधूरा छोड़ दिया। और फिर 1973 में आता है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जिसमें पंजाब स्टेट के लिए ऑटोनॉमी मांगी गई। सरकार को लगा पंजाब की बॉर्डर ड्रॉ करने से सारी परेशानियां खत्म हो गई है, लेकिन असल में पंजाब में कुछ डिफरेंट डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई थी। फिर स्टोरी में एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंदरवाले की। गांव के लोग उसे इसलिए मानते थे क्योंकि वो नशे के खिलाफ बोलता था। यूथ उसे इसलिए फॉलो करता था क्योंकि वो उनके हक की बात अग्रेसिवली करता था। वो सिख रिलीजियस रिवाइवल का फेस बन चुका था, लेकिन गवर्नमेंट उससे डरने लगी थी, क्योंकि जरनैल सिंह का पावर और इन्फ्लुएंस स्टेट गवर्नमेंट के पावर को चैलेंज कर रहा था। माहौल तब बिगड़ा जब 1978 में निरंकारी क्लैश हुआ। भिंडरवाले और उसके फॉलोअर्स को गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज नहीं पसंद थे और यहाँ से वायलेंस का नया दौर शुरू हुआ। अब बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं थी, डेडली वेपन्स यूज होने लगे। असॉल्ट राइफल्स, LMGs, रॉकेट लॉन्चर्स का यूज कॉमन हो गया। दिल्ली के लिए अमृतसर से निकली बस को बीच में रोककर सारे पैसेंजर्स को मार दिया गया। एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लाला जगत नारायण जो इस वायलेंस के खिलाफ लिखते थे, उनका मर्डर हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स जो ड्यूटी पर थे उनको निशाना बनाया जाता है और यहाँ तक कि मॉडरेट सिख्स थे जो इस वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्हें भी मारा जाने लगा। पूरे पंजाब में डर फैल गया। गवर्नमेंट ने इन्हें मिलिटेंट्स डिक्लेयर कर दिया और इस सब का एपिसेंटर बन गया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। वो एक बेस की तरह ऑपरेट होने लगा। जब सारी पॉलिटिकल नेगोशिएशंस फेल होने लगी तो जून 1984 में गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया
जिसने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सरकार ने पुलिस नहीं, इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर भेजा। जब वहां गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर हजारों लोग आए हुए थे, हेवी फायरिंग हुई। भिंडरवाले और उसके काफी सारे लोग मारे गए। गोल्डन टेम्पल को भी भारी नुकसान हुआ और इसी फायरिंग में एक बहुत ही सीरियस इवेंट हुई। एक बुलेट गुरु ग्रंथ साहिब पर जाके लगी, जिससे काफी सिख लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा हुई। फिर हुए 1984 में एंटी सिख राइट्स, दिल्ली में हजारों सिखों को मार दिया गया। पंजाब में मिलिटेंसी डिक्लाइन होने की जगह और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई। मिलिटेंट्स को रोकने के लिए सरकार ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करना शुरू कर दिया। अब एंट्री होती है केपीएस गिल की। पंजाब पुलिस ने काउंटर इंसर्जेंसी एक्शंस और रेड्स करना शुरू कर दी। मिलिटेंसी पंजाब में धीरे धीरे खत्म हो गई। पंजाब में शांति तो वापस लौट आई, बट उस शांति की कीमत क्या थी? कुछ सवाल थे जिनके जवाब गायब थे, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो इन काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान मिसिंग हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सतलज मूवी में क्या दिखाया गया। यहाँ कहानी में आते हैं जसवंत सिंह खालरा, एक बैंक एम्प्लॉय और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। जब लोग अपने मिसिंग बच्चे और पतियों को खोज रहे थे, तब खालरा ने एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में सवाल नहीं किए, बल्कि क्रीमेशन ग्राउंड्स में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फायरवुड रजिस्टर्स चेक किए और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स निकाले, और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन ने क्लेम किया उसने सबको हिला कर रख दिया। खालरा ने एलिज किया कि पुलिस ने हजारों बॉडीज को अनक्लेम्ड बताकर उन्हें सीक्रेटली जला दिया था, बिना उनके परिवारों को बताए। उनकी इन फाइंडिंग्स ने इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ की। उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और फिर 1995 में खालरा को खुद अपने घर के बाहर से दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया था। उनका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन महीनों बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई और कोर्ट ने उनके अबडक्शन और मर्डर के सिलसिले में कई पुलिस वालों को सजा सुनाई। और यही वो डार्क चैप्टर है जिसपे सतलज बेस्ड है। मूवी डायरेक्टली उन अनक्लेम्ड बॉडीज, उन्हीं रिकॉर्ड्स, उस अबडक्शन और खालरा की स्टोरी को नरेट करती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मूवी क्या दिखाती है, इम्पोर्टेंट ये है कि मूवी क्या इंटेंशनली लीव आउट करती है। मिलिटेंट्स और आम लोगों के मर्डर्स पर डीप डाइव नहीं करती, बल्कि उनके बॉडीज को अनक्लेम्ड और लावारिस बोलने पर सवाल उठाती है। और डायरेक्टर ने पब्लिकली कहा है कि इसमें एक भी कट नहीं है, और उनकी वाइफ ने भी ये स्टोरी को वेरीफाई किया है। ये फिल्म रिलीज होना एक थ्रिलर से कम नहीं था। सेंसर बोर्ड ने 120 से ज्यादा कट्स करने का नोटिस दिया था। सीबीएफसी ने जसवंत सिंह का नाम चेंज करने के लिए कहा था, पंजाब पुलिस का नाम म्यूट करने के लिए कहा था और गाँव का ओरिजिनल नाम चेंज करने के लिए कहा था। लेकिन फिल्म मेकर्स ने इन डिमांड्स को मानने से साफ इनकार कर दिया और लड़ाई लड़ने लगे। तो आखिर में उन्होंने चुपचाप ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज कर दिया। फिल्म मेकर्स और सपोर्टर्स का ये मानना है कि सरकार उस हिस्ट्री को इरेज करना चाहती है जिसमें कोर्ट पुलिस वालों को ऑलरेडी सजा सुना चुका है। और दूसरी जगह गवर्नमेंट और क्रिटिक्स का मानना है कि अगर एक फिल्म सिर्फ पुलिस ब्रूटैलिटी दिखाएगी और उस वक्त की मिलिटेंसी और वायलेंस को इग्नोर करेगी, तो वो एक अधूरा सच है जो आज की सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है। अ कंट्री कैन आर्काइव डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट कैन रिलीज पब्लिक रिपोर्ट्स, कोर्ट कैन पास जजमेंट्स, filmmakers can tell stories, but history rarely belongs to just one of them, क्योंकि हर जनरेशन सेम इवेंट्स को अलग तरीके से याद रखती है। Perhaps that's why Satluj isn't just a movie, it's a reminder that some chapters of history never truly end. आपको याद है वो मूवी जो इंटरनेट से 48 आवर्स में गायब हो गई? मूवी तो इंटरनेट से हटा दी गई, बट उसकी डिबेट आज भी जिंदा है।